Assalamu alaikum viewers. We are not makers of history. We are made by history. This is a famous saying of Martin Luther King Jr. जिसका मतलब है कि हम आउटकम हैं हमारे पास्ट में हुए बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे वाक़यात के। सो हिस्ट्री को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी रूट्स को आइडेंटिफ़ाई करने का। आजकल हम बहुत कॉमनली एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, सुनने में आ रही है। सोशल मीडिया और डिफरेंट हलकों के अंदर ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम अपनी रूट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी हम अपनी रूट्स को ढूंढते हैं इंडिया के अंदर, कभी अरब के अंदर, और कहीं पे भी ये परफेक्टली हार्मोनाइज नहीं होती। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम दुनिया के मुकाबले में इसलिए भी अनलकी हैं कि दुनिया में ऑलरेडी जो हिस्ट्री लिखी गई है दैट इज अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग rather than stating facts। विंस्टन चर्चिल की बड़ी फेमस saying है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। हम पाकिस्तानी दुनिया के मुकाबले में इसलिए भी अनलकी हैं कि हम उस अवेलेबल हिस्ट्री के अंदर से भी एक लिमिटेड टेक्स्ट जो है वो ऑप्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री को बयान करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टेट का नैरेटिव जो है या हमारी स्टेट की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है एक तारीख से 712 से, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। चीजें ओवर द टाइम इवॉल्व हो रही होती हैं। सो तारीख को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं उन सब पर्सपेक्टिव्स को आप उनका मुतालिया करें और उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में एवरेज आउट करें और एक तारीख के लिए एक व्यू क्लियर करें। क्योंकि तारीख के बारे में व्यू की क्लैरिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि हम अपनी रूट्स को आइडेंटिफाई करें बल्कि हम अपनी गलतियों से भी सीखें। सो इसी तरतीब में हम अपनी पाकिस्तान की तारीख को स्टडी करेंगे, लेकिन हम उससे 712 से थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और इसे इसी तरह डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो अवेलेबल हैं उन पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करते हुए हम अपनी तारीख को ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स विल डेफिनेटली हैव अ बेटर व्यू अबाउट देयर हिस्ट्री। सो सरमद विल को होस्ट मी। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी कमिंग फ्रॉम सरमद। सरमद, बहुत अरसे से हम सोच रहे हैं इस बारे में, फाइनली आज हमने स्टार्ट किया। जी, काफी अर्से से हमने प्लान किया हुआ था कि हम कोई इस तरह का वेंचर स्टार्ट करें जिसके अंदर हम कोई पॉडकास्ट वगैरह करें और जो डिस्कशन हम बैठ के दोनों भाई रूम में कर रहे होते हैं वो क्यों ना हम लोगों के सामने भी लेके जाएं। तो एक तो ये प्लान था कि कि हम ये पॉडकास्ट वगैरह कुछ स्टार्ट करें, और दूसरा ये है कि जब से ये प्लान किया था फाइनली कि हमने स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद भी काफी टाइम लग गया हमें अपना पहला रिकॉर्डिंग करते हुए। तो इट्स फीलिंग गुड कि फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं तारीख की इम्पोर्टेंस और इसके बारे में, सही तारीख की और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जो हमने एक आइडिया डिस्कस किया इस सीरीज को लेके कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू अपनी, खास तौर पे जिस एरिया पे आज पाकिस्तान है, इसकी हिस्ट्री को लेके चलेंगे। कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा स्टडीज हुई हैं लेकिन इसे इस तरतीब से कभी नहीं पढ़ा गया, या एटलीस्ट मेरे सामने कोई इस तरह की कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज मेरे सामने नहीं आई, कोई बुक इस तरह की जिसमें ओवरऑल चीजों को लेके चल रहे हो, या कोई कोई वीडियो की कोई सीरीज अवेलेबल हो। तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल, आप क्या समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है उस तरीकेकार से तारीख को पढ़ना जिस तरीकेकार से हम पढ़ना चाह रहे हैं? डेफिनेटली हमें तारीख का अगर सही तरीके से मुआयना करना है तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को पढ़ना पड़ेगा, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करेंगे हम अपनी तारीख के अंदर, तभी हम एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और तारीख से हमने कुछ लेना नहीं होता सिवाय लेसन्स के। तो वो लेसन तभी फ्रूटफुल हो सकते हैं अगर ठीक से तारीख बताया जाए। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज नहीं है कि सही तारीख और गलत तारीख। तारीख इज जस्ट पर्सपेक्टिव. History is not collection of facts and figures, rather it is the interpretation of that facts. वो किस पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल इन्फ्लुएंस में लिखा गया है, उस टाइम की क्या पॉलिटिकल रियलिटी थी जिसके अंदर वो लिखा हुआ है, किसने लिखी है, उसका बायस क्या था, किसी कॉन्करर ने लिखी है, किसी हिस्टोरियन जो किसी कॉन्करर के साथ आया उसके पर्सपेक्टिव से कोई और हिस्ट्री मिलेगी, और वहीं पे कोई इंडिजिनस जो कॉन्कर्ड हो चुका हुआ है जिसके बीवी बच्चे मर चुके हैं, तो उसके नजदीक हिस्ट्री कुछ और होगी उसी इवेंट की। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सी पॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए जो है हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसी में मैं थोड़ा सा आपकी बात से उसके मैं जवाब में ही कहूंगा कि जो आपने कहा कि हम अपनी तारीख को 712 से लेके चलते हैं, जो कि एक नेचुरली नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसकी भी वजह है, वही वजह है कि पॉलिटिकल रियलिटी थी हमारे पास ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, और ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हिंदू और मुसलमानों के अंदर इस लेवल की जो है हेटेड आ चुका हुआ था कि इन दोनों कम्युनिटीज का इसी पॉपुलेशन साइज के साथ रहना जो है वो काफी मुश्किल हो जाना था।
तो वो पॉलिटिकल रियलिटी होने के बावजूद हमें अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी, और वो एक आइडेंटिटी हमने रिलीजन की बेस पे बनानी थी। तो इसलिए उसका स्टार्ट जो है हमें 712 से लाना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली उससे पहले भी मुसलमान आए होंगे ट्रेडर्स की सूरत में, बट एक जो एक सिलसिला स्टार्ट होता है वो एट द एंड 712 से ही होता है, विच इज नॉट नेचुरल, बट हमें क्योंकि एक हिस्ट्री बनानी थी, हमें कुछ हमारे मकासद थे और हिस्ट्री को इंटरप्रेट करना था उन चीजों के अंदर, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी था। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है, वो हमारे इंटरेस्ट जो है वो लाइन हो रही थी, ये चीज हमने की है। और हर कौम इस तरह करती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यूएस की हिस्ट्री की। यूएस हिस्ट्री की मैं एक छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि अगर आप क्रिस्टोफर कोलंबस पे जो है ओपिनियन पूछ लें, एक वाइट अमेरिकन का और एक इंडियन अमेरिकन का जो नेटिव अमेरिकन थे उस वक्त, तो वो एक टोटली डाइवर्जेंट व्यू देंगे। For white American, it was start of a new world. For Europeans, for a new area for explorations. But on the other hand, for Native American, it was start of their colonization, their destruction, and their annihilation of their culture and their property as well. So डाइवर्जेंट व्यूज होते हैं हिस्ट्री को। लेकिन फिर भी मैं आपको 712 से थोड़ा पीछे ही लेके जाऊंगा। नहीं, डेफिनेटली हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपनी रूट्स को ट्रेस कर सकें कि किस तरह हम जो है जो जहाँ पे आज हैं वो कैसे। इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उसके जवाब में दे रहा था कि वो हिस्ट्री वहां से स्टार्ट करने का मकसद क्या था। उसके पॉलिटिकल रीजंस थी, और हिस्ट्री की पॉलिटिकल रीजंस हमेशा होती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, तारीख में अगर हम देखें डिफरेंट नियोलिथिक और मोनोलिथिक और डिफरेंट तरह के आपके अदवार गुजरे हैं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा सिंपलर करके अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले हमारी एक आइस एज है जो कि 12,000 बीसी से पहले का टाइम पीरियड है। उसके बारे में ऑब्वियसली आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, ना हिस्ट्री के कोई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम अपने इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे एक जो हिस्ट्री एक तो अवेलेबल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक हम हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है ड्राविडन्स की हिस्ट्री है, जो कि इस वक्त भी ड्राविडन्स ही बेसिकली, तो उसकी आगे कई ब्रांचेस बन गई हुई हैं। ड्राविडन्स के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 10,000 साल, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक दफा चला वहां से उठ के आ गया, ये सदियों चलने वाला सफर है। और सदियां इस तरह से गुजरी, लोगों का इनफ्लो रहा इस साइड पे, और ईरानियन प्लेटो से कहते हैं कि हंटर्स का ग्रुप यहाँ पे आके, ये इनिशियली बलूचिस्तान में एक जगह है जहाँ पे एग्जैक्टली जो एरिया बनता है वो बनता है कल्लात के सराउंडिंग में। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं ड्राविडन्स के। फिर ड्राविडन्स के आपके साउथ इंडिया सारे का सारा तकरीबन वो ड्राविडन्स से ही ड्रिवन है। सो आप वो एक नेटिव, जो एक रिकॉर्ड में नेटिव्स अवेलेबल हैं, आप उनने कंसीडर करेंगे ड्राविडन्स को। ये तकरीबन आपका 10,000 साल, अब एग्जैक्ट रिकॉर्ड ना कोई डेट अवेलेबल है, लेकिन ये वैदिक पीरियड से पहले के लोग हैं। अब वैदिक पीरियड वो टाइम पीरियड है जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ से इरोड होने के फौरन बाद का जो टाइम पीरियड है, हम उसे वैदिक पीरियड कहते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उससे भी पहले रिकॉर्ड्स हैं मेहरगढ़ के, और उससे भी पहले के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ड्राविडन्स के यहाँ पे। एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है, फिनिश हैं, और उनकी एक्सपर्टीज है और उनका इंटरेस्ट रहा है ड्राविडन्स और इन्हीं स्टडीज पे। उनका नाम है एस्को पेपोला। वो ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो ड्राविडन जो है वो लगती है, जो मेहरगढ़ की है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जो लैंग्वेज यूज हुई है। तो मेहरगढ़ की भी सिविलाइजेशन में भी आपको वही तकरीबन चीजें मिलती हैं। आपको एक तो उस सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि वो सोसाइटी जो इक्वालिटी पे बेस्ड थी, तकरीबन सारे लोग ही जो थे वो खुशहाल थे, और फैसिलिटीज कोई घरों के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर आपको रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास अलग अलग नजर नहीं आती है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक चीज है जहां से हमें इसका स्टार्ट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरा क्योंकि ख्याल है कॉमन हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो दैट मेक्स राइट स्टार्ट। बिल्कुल मेरे सही। ख्याल में एंड फॉर इन द केस ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पहला रिकॉर्ड जो है हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, और हमारा मेन फोकस ऑब्वियसली पाकिस्तान ही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपके क्या कमेंट्स हैं?
अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वन ऑफ द 3 मोस्ट एशिएंट सिविलाइजेशन जो कि कॉमन हिस्ट्री में ऑब्वियसली कुछ लोग तो वो पेरू और एक साउथ अमेरिका में मेक्सिको में जो है वो नॉर्थ अमेरिका तो वहां पे भी सिविलाइजेशंस का जिक्र करते हैं, लेकिन कॉमन येलो सिविलाइजेशन चाइना की लेकिन येलो सिविलाइजेशन इनसे लेट है। Okay. कॉमन हिस्ट्री के अंदर भी ना इन 3 सिविलाइजेशंस के बाद है। ओके तो सबसे पहली जो मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन समझी जाती है वो मेसोपोटामिया की समझी जाती है, इराक दो दरियाओं के दरमियान टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। और उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, एंड थर्ड पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन समझी जाती है। अब इसकी भी जो एग्जैक्ट डेट्स हैं उसके अंदर भी हिस्टोरियंस का कोई कंसेंसस नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो हिस्टोरियन जॉन ग्रीन जो है वो इसको पर्टिकुलरली 3000 बीसीई से स्टार्ट करते हैं। ओके लेकिन अगर आप हिस्टोरियन क्रिस्टोफर लेसेलस की बात करें तो वो उन्होंने उसका स्टार्ट का तो जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बताया कि इसकी पीक क्या थी, और इसकी पीक थी 2400 बीसी, 2700 बीसी टिल 2400 बीसीई। सो हमें कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता चलती, बट हम जो है रफली कह सकते हैं तकरीबन 3000 और से उसके बाद के अराउंड जो है ये सिविलाइजेशन फ्लोरिश की है। और इस सिविलाइजेशन में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको हिस्टोरियंस एज वेल एज जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको हैरान कर दिया था, बिकॉज इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि दूसरी एशियन सिविलाइजेशन में हमें नहीं मिली थी। फॉर इंस्टेंस बहुत कम वेपन्स मिले हैं, ऑल्दो 1500 साइट्स जो हैं डिस्कवर की गई हैं सिंस 1920 इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और वेपन्स का जो है बहुत कम नामो निशान हमें जो है देखने को मिलता है, जिससे ये एक चीज साबित आती है कि दे वर पीसफुल पीपल। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर कोई भी हमें बड़ा टेम्पल, कोई बड़ा गैदरिंग, कोई बड़ा बहुत बड़ा पैलेस, कोई मॉर्नामेंट, इस तरह की कोई चीज नहीं मिलती हमें, जो कि हमें अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज मिलती थी। रूलिंग क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीजें अलग अलग आपको बड़ा क्लियरली आप yes. जो है उनमें डिफरेंशिएट कर सकते जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी वो जनरल काउंसिल की होती थी, मतलब काउंसिल ऑफ पीपल की होती थी, जहाँ पे सारे पीपल इकट्ठे होकर कुछ फैसले किया करते थे, और काउंसिल रूल करती थी। यहाँ पे कोई एक बंदे की रूल यस यस यस। तो अगर आप मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और इसको आज के सिनेरियो के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो सिस्टम है वो नजर आपको आता है जो इस वक्त स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है कि वहां पे एक जो है वो कोई डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और पब्लिक जो है वो डायरेक्टली रूल कर रही है। डायरेक्ट वोट होता है कई कंट्रीज के अंदर, ऑब्वियसली उसके डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उसके हम डिटेल में भी नहीं जाते। तो उस चीज से अंदाजा होता है, और यही वो कंट्रीज है जिनको सबसे ज्यादा एडवांस समझा जाता है हमारे ख्याल में, इवन एडवांस देन दी अदर वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस। ठीक है। तो ये सारे चीजें थी। फिर एक और चीज नजर आती है ट्रेड का, इसमें अमल दखल नजर आता है ट्रेड किसके साथ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। अब इसका रिकॉर्ड हमें कहां से मिला, इनकी जो लैंग्वेज थी, और ये और लैंग्वेज के साथ ना कुछ स्टैम्प्स होती थी जिसके अंदर नॉर्मली ह्यूमन या फिर एनिमल जो है फेसेस यूज किया करते थे। कई जगह तो यूनिकॉर्न टाइप जो है एक एनिमल है वो यूज किया गया है, और साथ कुछ डिजिट्स लिखे हुए या नंबर लिखे हुए, क्योंकि वो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर सके वो लैंग्वेज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की होती थी, तो इसलिए हमें सच डिटेल्स नहीं पता। लेकिन वो जो सिंबल्स और वो जो स्टैम्प्स थी, या उनको सील्स कह लें आप, वही सील्स जो है हमें कुछ ना कुछ मेसोपोटामिया में नजर आई हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर हिस्टोरियंस को। तो वहां से उन्होंने अंदाजा लगाया है कि जो है बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ ना कुछ ट्रेड होती थी। और आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि उस वक्त भी जो मेजर ट्रेड थी या मेजर एक्सपोर्ट थी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज कॉटन। ओके सो ये वो चीज है। बाकी एक और फैक्टर जो इसमें अंदर ऐड करता है कि ट्रेड इन्होंने की है दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो ये है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज काफी ज्यादा पाया गया जो कि लोकल नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ब्रॉन्ज कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट हुआ। तो ये चीजें साबित करती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ट्रेड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत ज्यादा एडवांस था। ड्रेनेज सिस्टम हर बंदे के लिए वो एलिवेटेड। वो मुझे किसी ने बताया कि वहां पे जो उनके वॉशरूम थे, वॉशरूम एज इन जो उनके नहाने वाली जगह थी, वो एलिवेटेड होती थी, और वो हर घर की एलिवेटेड है, जो कि आपको बाकी सिविलाइजेशंस के अंदर से रूलिंग क्लास की नजर आई। सेंट्रली कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम उनका, ड्रेनेज सिस्टम भी था इनका। बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, तो ये कहाँ खत्म हो गई अचानक से? अब खत्म अब होना, हम यही स्टोरी आज तक सुनते हैं कि जी 1900 बीसी के अंदर अचानक से खत्म हो गई। 1900 बीसी को 1700 बीसी कहता है, कोई 1800, मतलब कोई इसके ऊपर वो कंसेंसस नहीं है, लेकिन इसी के अराउंड 1900 बीसी के अराउंड, और कहते हैं कि 1300 बीसी के अराउंड इसके जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, वाइप आउट हो चुकी थी, इसका कोई नामो निशान नहीं रह गया था। सही है। तो ये अब अचानक से कुदरती अजाब आ गया, कुछ इस तरह की चीजें। अच्छा, बहुत सॉरी, मैं डिफरेंट। एक और ऐड कर दूं, मैं थोड़ी सी, आपने इनके एडवांसमेंट की बात की है, तो इनकी जो ब्रिक्स थी ना, हर ब्रिक का साइज इक्वल था, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसका साइज बिल्कुल इक्वल था। सो उन्होंने उस जमाने में उस जमाने ब्रिक्स के साथ जो है सो बहुत एडवांस स्ट्रक्चर बनाया। यस। अच्छा, इसके बारे में ना डिफरेंट कयास और आई हैं कि जी बिल्कुल अचानक से वाइप आउट हो गई। हालांकि ना तो ये अचानक से आए, अब वो बहुत सारे इस वक्त हिस्टोरियंस लिखते हैं ये लोग नेटिव ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। अब नेटिव के अंदर अब एक देखिए सदियों का सफर है, सालों का नहीं है, महीनों का नहीं है, सदियों का सफर है। तो आप अचानक से नहीं कि जी किसी ने गांव पूरा उठा और वहां से चीजें और प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स जो है वो ग्रेजुअली एक साइड पे जाते हैं, और ग्रेजुअली एक साइड मतलब ग्रेजुअली एक साइड पे जाते हैं और ग्रेजुअली वहां से खत्म होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिस तरह से कनेक्शंस बता रहे हैं डेविडेंस जो कि लोकल हैं, उनका कनेक्शन आपका मेहरगढ़ के साथ भी बता रहे हैं। मेहरगढ़ का कंफर्म कनेक्शन जो है उसके साथ दिखा रहे हैं कि मेहरगढ़ से लोग ग्रेजुअली मूव होकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये उसके बाद भी या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ से मूव हुए होंगे मोस्ट लाइकली, और इंडिया के अंदर ही डिफरेंट जगहों पे मजीद उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनाई होंगी। क्योंकि दो तीन थेरीज हैं हिस्टोरियन के अंदर, एक तो बड़ी सीधी सादी है जो कि जस्ट बिकॉज के उनके रेमिनेंट्स मिल रहे हैं और उससे वो प्रूव नहीं होती, वो है कॉन्क्वेस्ट, कि कोई बहुत बड़ा कॉन्क्वेस्ट हो गया उन्हें और उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन तबाह कर दी, लेकिन उसके लिए भी कोई प्रूफ नहीं है। फिर जो दूसरी दो थेरीज हैं, एक तो है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई उन्हें, जस्ट बिकॉज के वो बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहे थे, तो वो उन्होंने एनवायरमेंट का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने बहुत ज्यादा दरख्तों की कटाई की है और उसकी वजह से कोई जो है क्लाइमेट चेंज आया है। फिर ये है कि तीसरी ये है कि कोई बहुत ज्यादा कोई बीमारी फैल गई होगी, जैसे मलेरिया और समथिंग लाइक दैट, कोई भी बीमारी हो सकती है। बाकी ये है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन वाइप आउट हो गई। तो कोई एक पर्टिकुलर जो है वो रीजन नहीं है, ना हमारे पास कोई इस तरह का रिकॉर्ड है कि वो जो है वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक से, तो आप जैसे बात कर रहे हो ये सदियों का सफर होता है, लेकिन स्टिल एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी अपने टाइम के लिहाज से, वो क्यों वाइप आउट होगी, इट इज स्टिल अ क्वेश्चन। हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या इनकी जो साइट्स हैं, इनकी जो सिटीज हैं, उनकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रही होगी, लेकिन आप उनके डिसेंडेंट्स का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि वो वाइप आउट हो गए हैं यहाँ से। वो यहीं पे इसी माइग्रेट कर रहे होंगे, माइग्रेट कर गए यहीं ट्राइबल एरिया में कोई रह रहा होगा, इन्हीं के किसी और एरिया में और चला मोस्टली विद इन इंडिया ही वो डिसॉल्व हुआ वो। सही है। उसके बाद हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से आने आता है। हाँ, उसके बाद हमारा जो वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और वैदिक पीरियड की ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, स्पेशली इंडिया इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पर्टिकुलरली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरा सिस्टम जो है वो वैदिक्स लेके आए हैं, जिसके ऊपर एक पूरा रिलीजन अब एक बन चुका है, जो कि पहले ये रिलीजन ऑब्वियसली नहीं होता था, वो एक सोशल स्ट्रक्चर होता था, लेकिन इवेंचुअली उसने एक रिलीजन की फॉर्म ले लिया, हिंदुइज्म। तो वैदिक पीरियड अराउंड 1500 बीसी टिल 500 बीसी समझा जाता है कि वैदिक जो है सेंट्रल एशिया से जो है वो कंटिन्यूसली आते रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाते रहे हैं। यस। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वैदिक एरा के बारे में? वैदिक एरा देखिए, एक वही बात है कि कोई इकट्ठा नहीं आया एक दफा में, सदियों में लोग आए हैं और सेंट्रल एशिया से कंटिन्यूसली आते रहे हैं। इनिशियल सेटलमेंट्स के कोई रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें, जो इंडियन पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब है, हरियाणा, जो ओरिजिनल ग्रेटर पंजाब था बेसिकली, उस एरिया के अंदर वो लोग सेटल थे। और बाद में आ, एक टर्म आपने उनका जनापदा नाम सुना होगा। यस 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 यस। अच्छा, ये जो अब हिस्ट्री के अंदर कैटेगराइज किया, वो तो दे स्टार्टेड टू केम इन फ्रॉम 1500 टू 500 या उससे ऑनवर्ड भी शायद आते रहे हो, लेकिन वो एक आप उसे प्री हिस्ट्री कह लें इंडिया की, तो उसके बारे में को बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। वहां पे लोग ट्राइब्स की फॉर्म में रहते थे, वहां पे ट्राइब्स कंसोलिडेट होके बड़ा ट्राइब या एक बड़ी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। अब हिस्ट्री ने ही इसे कैटेगराइज किया है 16 महाजनपदास।
ठीक है। और बाकी कुछ इसी तरह के ट्राइब्स को वो जनापदास कह रहे होते थे। इंडियन स्ट्रक्चर का आपको पता है कि जो इस वक्त इंडिया का एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर आज तक प्रिवेल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी वैदिक पीरियड का यस इंट्रोडक्शन है। यस और ये कास्ट सिस्टम बेसिकली जो उस ट्राइब के अंदर हम्म अपनी अपने रोल्स और यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो यस हैं वो प्ले कर रहे होते थे। किसी का काम था प्रीस्टहुड कोई करता था, प्रीस्टहुड कोई करता, वॉरियर कोई था, वॉरियर था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, बिल्कुल कोई ऐसे बिजनेस करता था। और कोई ऐसे रूटीन के वर्क के लिए एक हाँ अलग क्लास थी। सो ये शूद्र, ब्राह्मण, यस क्षत्रिय, यस ये सारे के सारे कास्ट सिस्टम, ये वैदिक पीरियड का इंट्रोडक्शन है। इसमें डिफरेंट एक बृहद्रथ था, एक डायनेस्टी है जो कि इसमें अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है। जो महाजमापदस है, मैंने आपको 16 महाजमापदस बताए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट समझा जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो है मगध या मगधा। ठीक है। वो एंड पे यूपी वाली साइड पे जो ए पता नहीं क्यों था, साइलेंट करते हैं। ये था आपका बिहार के साउथ में, ठीक है। जहाँ पे आज पटना है, पटना की सराउंडिंग ये थी आपकी मगध। ठीक है। मगध की सिग्निफिकेंस इसलिए, यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज रही हैं। बिहादरा था सबसे पहली थी जिसने को जो वैदिक पीरियड 1700 बीसी से तकरीबन कोई 680 बीसी तक जो है इनका पीरियड समझा जाता है। लेकिन बड़ा लूज स्ट्रक्चर था उस वक्त, आप इस वजह से कोई बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल डायनेस्टी के एविडेंस आपको नहीं मिलता। बट दे वर द रूलिंग फैमिली फॉर ऑलमोस्ट 1100 ईयर्स और 1000 ईयर्स। उसके बाद कुछ थोड़े थोड़े टाइम पीरियड्स की कुछ यहाँ पे किंगडम्स आई हैं। एक प्रादियोता है, या प्रादियोता बोले आप या योत बोल रहे हैं, और हरियांका, शेरसंगा, और इसके बाद है नंदा अंपायर। अच्छा, इससे पिछली जितनी भी हैं ये मगध तक ही लिमिटेड थी। नंदा अंपायर का, अच्छा जितनी भी मैं 16 जो आपको महाजमापदस की बात कर रहा हूँ ना, वो सारे के सारे वो हैं जो इंडो आर्यन लोगों की ही आबाद किए हुए। इसलिए वो उसे इस तरह से आप जब हिस्ट्री को आप व्यू कर रहे हैं, और ये ज्यादातर आपके नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही सेटल थे। एक आपको थोड़ा वेस्टर्न पार्ट के अंदर एक टेक्सला की एक महाजमापदा उसे कंसिडर करते हैं। बाकी सारे के सारे आपके सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल आजकल के जो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल का आपका बिहार, यूपी, ओके, झारखंड, ओके, मध्य प्रदेश, मोस्टली ये हो सकता है और भी कोई स्टेट्स इसके अंदर आती हो, दिल्ली और हरियाणा और ये वाली स्टेट्स भी आपकी आती हो। बट मेनली जो कंसंट्रेशन थी ज्यादा वो इन जगहों पे थी। और एक मैंने आपको बताई है वेस्ट के अंदर, वो जो पाकिस्तान का एरिया टेक्सला है, ठीक है, इसे महाजमापद आप बोलते थे। अच्छा, अब जो मगध महाजमापदा है, इसमें नंदा अंपायर जो है वो स्टार्ट करती 345 बीसी के अंदर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया वो तकरीबन 100 साल की 3 डायनेस्टीज है। पहली 1000 साल की एक डायनेस्टी जो है बृहद्रथा के बाद जो 3 आई है 100 साल की आप कर लें। नंदा अंपायर की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इन्होंने मगध से या मगधा से एक्सपैंड किया है और इन्होंने कंसोलिडेट किया है बाकी महाजमापदास को भी। और अच्छा, महाजमापदास तो 16 सिटीज कह लें, 16 स्टेट्स कह लें, और जमापदास भी हिस्ट्री को रिकॉर्ड में उन्हें जमापदास जो उससे कंपैरेटिवली साइज में छोटे होते थे उन्हें जमापदास बोलते थे। तो जमापदास महाजमापदास को कंसोलिडेट करना शुरू किया। और जो जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज का यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन सारी इन स्टेट्स के अंदर जो है, और बंगाल का भी, वेस्ट बंगाल तो एटलीस्ट फॉर श्योर इसका पार्ट कहीं ना कहीं बनता है। ये नंदा एम्पायर ने जो है वो इन एरियाज को कैप्चर किया है, और इन एरियाज पे इन्होंने अपनी एक सेंट्रल कमांड का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। 9 रूलर्स हैं, 22 साल का रूल है टोटल नंदा एम्पायर का। डिफरेंट इसमें भी लेजेंड्स हैं। कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि वो 9 भाई थे जिन्होंने रूल किया। कुछ का ख्याल ये है कि महापद्मा जो है, जो पहले रूलर थे, उन्होंने रूल किया, उसके बाद उनके 8 बेटों ने किया। और धनानंद जो, या धनानंदा, उनके लास्ट एम्परर थे जिनकी एक जंग हुई चंद्रगुप्ता मौर्य ने उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया, और फिर वहां से एक ग्रेटर इंडिया का पहली दफा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास।